सर आपने कहा है कि एक साधारण तौर पे आप आए हैं, अपने गाँव में हल वगैरह भी चलाया है। इस बार जब चुनाव निकट थे तो संपत्तियों का भी कई ब्यौरा लिया गया, तो इसमें कई ऐसे विधायक थे जिनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसमें एक आपका भी नाम था कि जो आप 50 लाख रुपए की तकरीबन आपकी जो संपत्ति जो आपने निर्वाचन देखिए आयोग में 50 लाख की संपत्ति नहीं है, वो अचल चल संपत्ति है। खाली मोदी जी आते हैं और मोदी जी के नाम पर कहीं वोट पड़ते हैं। विधायक कुछ काम नहीं करते, विधायकों के नाम पर वोट नहीं पड़ते हैं, बल्कि एक बड़े चेहरे मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते हैं। तो उनके लिए हमारे एक ही नेता काफ़ी हैं पूरे कांग्रेस के लिए आप भी मानते हैं इस बात को कि खाली मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ते हैं, विधायकों के नाम पर ज़्यादा वोट नहीं हमारे पड़ते? लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं। मोदी जी हमारे आदर्श हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग काम करते हैं, उनके चेहरे पर वोट होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अगर केंद्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम क्षेत्र में उन लोगों को चुनना जाना चाहिए, जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रकार के इल्जाम लगाते रहिए, लगाते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन सर किया कहाँ? लोकायुक्त 100 दिन में देखिए, करने का वादा किया लोकायुक्त था, का जहाँ वो तक भी नहीं सवाल, हुआ। मैं विजय जी आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब भ्रष्टाचार, जब जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही उत्तराखंड में, तो लोक आयुक्त की आवश्यकता ही नहीं है। तो सर मैनिफेस्टो में क्यों लिखा? फिर घोषणा पत्र में भी हाँ, लिखना नहीं फिर चाहिए। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अब चुनाव निपटने के बाद सबको रिजल्ट का इंतजार है। 10 तारीख को रिजल्ट आना है और कांग्रेस से जब हमने बात करी, बड़े आश्वस्त नजर आए कि उनकी जीत पक्की है, सरकार उन्हीं की बन रही है। भाजपा खेमे में क्या हाल है, सीधा लिए चलते हैं आपके पास। हमारे साथ खजानदास जी मौजूद हैं। सर, कांग्रेस तो बड़ी आश्वस्त है कि उनकी सरकार आ रही है, भाजपा कितनी आश्वस्त है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक जो नारा हमने पहले दिया था, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि अब की बार 60 पार। उसके तहत हम लोग उस रचना के तहत हमने काम किया है और कार्यकर्ताओं के आधार पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसके तहत जो अभी तक जो कुल मिलाकर के अनेक बूथों से भी लेकर के विधानसभाओं से जो आंकड़े लिए, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है। आपकी यूएसपी क्या रही सर इस बार? क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा काउंटर किया है बेरोजगारी के मुद्दे पर, भू कानून के मुद्दे पर, तमाम इस प्रकार के मुद्दे रहे हैं जिस पर कांग्रेस ने लगातार काउंटर किया है। 4 धाम 4 काम का भी उन्होंने जिक्र किया है। आपकी क्या यूएसपी रही इस बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी ना 4 धाम ना 4 काम, कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? 50 सालों से 55 सालों से उनकी सरकारें रही, उस समय ये नज़र नहीं आया कि उत्तराखंड का ही नहीं देश का हित कैसे-कैसे हो सकता है। आपने छोटी-छोटी सब्सिडी दे कर के एक वोट की राजनीति की, किंतु भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, जो मोदी जी का विज़न है, उस पे लोग आशावान हैं और आशा के तहत मोदी जी को एक अच्छा नेतृत्व करने वाला नेता मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अब विशेषकर महिलाओं का और युवाओं का जो रुझान रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा। कांग्रेस में अपने आप सहमी हुई है, डरी हुई है। इस तरह से आजकल वो देख रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, कभी दलित नेता को आगे करने की बात करते हैं, कभी हरीश रावत जी आगे आ जाते हैं। तो इस तरह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवाद पार्टी है और जो नेतृत्व तय करता है उसके अनुसार काम करती है और उसी के तहत चलती है। आप मानते हैं कि जो 5 साल बीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, युवा बड़े नाराज थे। आप मानते हैं कि युवा नाराज हैं? क्योंकि इसका फ़र्क बड़ा नज़र देखिए, आया है। बिल्कुल कुल मिलाकर के युवा नाराज नहीं था। कुछ बात ठीक है कि बेरोजगारी को लेकर के चिंता कर रहे थे, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तराखंड में बनी है, काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है। यानी कि 7 लाख से ऊपर अधिकतर लोगों को, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्थाओं में काम देने का काम किया है। किंतु कांग्रेस ने तो हमेशा छलावा ही किया है और आज किस आधार पर वो वोट ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके 4 धाम 4 काम कि जो सपना सँजो के रखा है, वो साकार होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ आएगी। सर आपने कहा है कि रोज़गार भी दिया है, लेकिन जब हम आंकड़ों पर बात करते हैं, जैसे मैंने सोचा कि अगर हम आंकड़े देख लें या अन्य कोई आंकड़े देखें, तो बेरोज़गारी में उत्तराखंड सबसे नंबर 1 पर। तो यहाँ का रोज समय पे वैकेंसीज़ वगैरह भी नहीं आई हैं। तो आंकड़ों पर हम बात करें तो भाजपा सरकार उत्तराखंड में तो रोज़गार देने में नहीं, नाकामयाब नहीं, रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर आंकड़े हम भी आपको गिनाएँ तो हमने काफ़ी लोगों को रोज़गार देने की भी बात कही है और वो भी आंकड़े हमारे पास है। कुल मिलाकर के देखिए, वैसे अगर यहाँ का अगर हम आर्थिकी के आधार पे जाते हैं, कुल मिलाकर के राजस्व के आधार पे हम जाते हैं,
ये समस्याएं भी लोगों को देखनी है। किंतु रोजगार वही नहीं कहा जाता है कि जो सरकारी के तहत सरकारी संस्थाओं में काम दिया जाए। हमारी गैर सरकारी भी संस्था है, अनेक जगहों में काम दिया है, काम देने की बात कर रही है और आगे भी जो एक सपना संजोया है भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के हित को देखते हुए, उत्तराखंड की चिंता करते हुए और उत्तराखंड के युवाओं की चिंता करते हुए हम लोग एक दिन उस सपने को साकार करेंगे और रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का बार बार काउंटर भी करती है कि सारे से जो वोटर हैं खाली मोदी जी आते हैं और मोदी जी के नाम पर कहीं वोट पड़ते हैं, विधायक कुछ काम नहीं करते, विधायकों के नाम पर वोट नहीं पड़ते हैं, बल्कि एक बड़े चेहरे मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते हैं। तो उनके लिए हमारे एक ही नेता काफ़ी हैं, पूरे कांग्रेस के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश का प्रधानमंत्री है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि जब युद्ध क्या कहते हैं रूस के मध्य और यूक्रेन के मध्य जो चल रहा है, उसके तहत अभी उन्होंने भी देखा है, उन्होंने झाँका है और कम से कम इस बात की भी कांग्रेस के अच्छे लोगों ने सराहना की। यहाँ तक कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी सराहना की कि मोदी जी की जो विदेश नीति है उससे हम बड़े उत्साहित हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए हमारे पास लीडर है। हम एक नेता के पीछे चलने वाली पार्टी है। आप भी मानते हैं इस बात को कि खाली मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ते हैं, विधायकों के नाम पर ज़्यादा वोट नहीं हमारे पड़ते हैं? लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं। मोदी जी हमारे आदर्श हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जो वो कहेंगे, जो कार्यकर्ताओं को कहेंगे, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार को ना, बल्कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे वहाँ नेता हैं और नेताओं को आगे बढ़ा करके इस समय के नेता हमारे मोदी जी हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, आप विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि क्षेत्रीय मुद्दों पर जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग काम करते हैं, उनके चेहरे पर वोट होना चाहिए? क्योंकि मोदी जी अगर केंद्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम क्षेत्र में उन लोगों को चुनना जाना चाहिए जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पे भी हम लोगों को जो है हम वोट मांगने के लिए जाते हैं और कुल मिलाकर के जो देश की नीतियां हैं, राष्ट्र हित को भी देखते हुए, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हम लोग व्यक्ति को बढ़ावा न देकर के राष्ट्र हित को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए भी हम वोट मांगने के लिए जाते हैं। तो इसलिए दोनों मिक्स करते हुए हम जनता के पास जाते हैं और जनता को उस बात को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देता है। थोड़ा आपके विधानसभा में भी आते हैं, आप विधायक रहे हैं अपनी विधानसभा से। एक बड़ा मुद्दा है आपकी विधानसभा में जो आपकी मलिन बस्तियाँ, उसको नियमितीकरण का बड़ा एक मुद्दा है। अभी तक रेगुलराइजेशन का कोई इस प्रकार का ठोस नीति नहीं बन पाई है इन 5 सालों में। देखिए विजय जी, इसमें मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 2016 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस के पार्टी की सरकार ने उस समय कहा था कि हमने मलिन बस्तियों का नियमितीकरण कर दिया है और बड़े-बड़े शहर के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में बड़े होर्डिंग लगाए गए थे और उस समय धन्यवाद ज्ञापित किया गया था सरकार का कि हमने नियमितीकरण कर दिया है। यानी कि जो मलिन बस्ती के लोग हैं उनको मालिकाना हक दे दिया है। जबकि बस्तियाँ कुल मिलाकर के 582 बस्ती पूरे प्रदेश में है और कुल मिलाकर के देहरादून की हम बात करते हैं तो 129 बस्तियाँ देहरादून के अंदर है और कुछ ऐसी बस्तियाँ भी है कि जिनका अभी आंकलन नहीं किया गया है। इसलिए कुल मिलाकर के 10 लाख से भी ऊपर लोग इस बस्तियों में निवास करते हैं। जब हमने वहाँ पे सड़क दे दी है, बिजली दे दिया है, पानी दे दिया है, किंतु जो उस समय का इनका आदेश था, जो जियो जारी किया था कांग्रेस की सरकार ने, उसमें मात्र 37 से 38 परिवार लाभान्वित हो रहे थे, जिसमें कुछ कांग्रेस के नेताओं के आवास भी थे। अब जाकर के पता लगा लोगों को कि हमारे साथ छलावा किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया मलिन बस्तियों के लिए, आपने देखा होगा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पे अतिक्रमण हटाने की बात आई और अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक अभियान छेड़ा गया। उसके निमित्त जैसे बस्तियों के ऊपर ये मामला आया तो हमारी सरकार ने उस समय एक अध्यादेश लाया बस्तियों को बचाने के लिए और अभी जब अध्यादेश की अवधि पूरी हो रही थी अभी अक्टूबर 2021 को, तो फिर पुनः एक अध्यादेश लाया गया ताकि हम 2024 तक इन मलिन बस्तियों का मालिकाना हक पूरा कर सकें, मालिकाना हक दे सकें। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आधा मालिकाना हक स्वतः ही हम दे चुके हैं, क्योंकि जब हमने टैक्स लगाने का काम हमारे नगर निगम ने शुरू कर दिया है तो आधा तो ऐसे मिल ही गया है, किंतु पूरा करने का हमारा प्रयास है और हम 2024 तक हर हालत में मलिन बस्तियों का नियमितीकरण करेंगे, उनको मालिकाना हक देंगे। 2024 में अगर भाजपा आती तो हो जाएगा नियमितीकरण, ये आप गारंटी दे रहे हैं। अब घोषणा पत्र पर हम लोग आते हैं। घोषणा पत्र में विपक्ष बार बार इल्ज़ाम लगाता रहता है कि घोषणा पत्र जो है वो
झूठा घोषणा पत्र बनाती है। 2017 का घोषणा पत्र अगर उठा के देखें तो उसमें कहा गया था कि जितने भी पद हैं वो पहले भरे जाएंगे, लोकायुक्त लेके आया जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं हुई सर। देखिए, मैं कुल मिलाकर के कहना चाहूँगा कि विपक्ष के लोगों का काम है आरोप लगाना। लेकिन ये सच्चाई भी तो है इसमें कहीं न कहीं जो कहीं कहते हैं। नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उतना ही कहती है जितना कर सकती है। इसलिए हमारा घोषणा पत्र तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया और उन पे अपने खरे उतरने की हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश ही नहीं, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। कांग्रेस तो इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाते रही है, लगाते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, किंतु जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन सर किया कहाँ? लोकायुक्त 100 दिन में देखिए, करने का वादा लोक किया आयुक्त था, का जहाँ वो तक भी नहीं सवाल है, हुआ। मैं विजय जी आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब भ्रष्टाचार, जब ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही उत्तराखंड में, तो लोक आयुक्त की आवश्यकता ही नहीं है। तो सर मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है? फिर घोषणा पत्र में भी लिखना हाँ, नहीं फिर चाहिए यदि जनता की डिमांड अगर आती है कि लोक आयुक्त का गठन होना ही चाहिए, तो हमने उसमें लिखा है कि हमारी सरकार आएगी तो 2000 जैसे अभी 22 का चुनाव हुआ है, तो हम इसको जल्दी से जल्दी इसमें हमारा जो विजन है उसको आगे हम हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है इसमें आपस में बातचीत करते हुए इसको हम लागू करेंगे। एक बयान जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी आया था कि वो आपको सीएम के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी भी कहीं न कहीं चाहती है कि खजानदास जी एक सीएम का चेहरा? देखिए, कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूँगा कि विशेषकर मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और गाँव में अपनी खेती-बाड़ी करता था और हल चलाने का काम भी मैंने किया है। मैं गाँव से पला हुआ हूँ और मुझे इस बात का कतई भी ना अंदाज़ा है कि इस प्रकार की कोई बात हो रही होगी। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता के तहत रहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है वो कहीं किसी को मिला ही नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विधायक भी बनाया, तो मंत्री भी बनाया और आज भी चौथी बार चुनाव लड़ा रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिए हैं। आज भी उपाध्यक्ष हूँ और उपाध्यक्ष के साथ-साथ 4 साल तक महामंत्री भी रहा हूँ और एक अबोध बालक को जिस तरह से उन्होंने चलना सिखाया भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने, अंगुली से पकड़ के चलना सिखाने का काम किया। इसलिए मेरी कतई भी कोई भी किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कि मैं कुछ बनूँ। जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है और सर्वोपरि होगा। सर आपने कहा है कि एक साधारण तौर पे आप आए, अपने गाँव में हल वगैरह भी चलाया है। इस बार जब चुनाव निकट थे तो संपत्तियों का भी कई ब्यौरा लिया गया, तो इसमें कई ऐसे विधायक थे जिनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसमें एक आपका भी नाम था कि जो आप 50 लाख रुपए की तकरीबन आपकी जो संपत्ति जो आपने निर्वाचन देखिए, आयोग में देखी। 50 लाख की संपत्ति नहीं है, वो चल संपत्ति है। कुल मिलाकर के जो 2017 बैंक के खाते मुकाबले हैं, इस बार बढ़ी है। कुल मिलाकर के देखा जाएगा तो वो बढ़ना ही है क्योंकि वेतन हमको मिलता है, तो वेतन के तहत हमारे पास जो भी रहता है कुल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 2 साल हमने नहीं दिया है। कोरोना के कारण हमको चिट्ठी मिली, अब हम तुरंत इसको बात कर रहे हैं, जैसे ये आया है, हमारे संज्ञान में आया है, तो इसको हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से और माननीय विधानसभा सचिव से बातचीत करते हुए हम तुरंत संपत्ति का ब्यौरा भी दे देंगे जो 2 साल तक नहीं दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खजानदास जी। तमाम कयासें लगाई जा रही हैं और चुनाव रिजल्ट आने से पहले भी कई बातें बाज़ार में चल रही हैं। अलग-अलग जो पार्टी के लोग हैं अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो ख़ैर जब 10 तारीख को रिजल्ट आएँगे उसमें ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।